तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आदित्य शर्मा। आज के हमारे इस कार्यक्रम में कुछ अहम जानकारियां लेकर आए हैं आपके लिए। बता दें आपको कि हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हैदराबाद में राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम ऑयल मिशन व्यापार शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया। क्या कुछ खास रहा इसमें, आइए नजर डालते हैं। भारत में खाद्य तेल की बहुत ज्यादा खपत है और उसमें भी पाम तेल का हिस्सा 56% है। लेकिन पाम तेल के लिए भारत दूसरे देशों पर निर्भर है। यही वजह है कि मोदी सरकार ने खाद्य तेलों के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है। पाम तेल का उत्पादन बढ़ाए बिना खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता नहीं आ पाएगी। इसीलिए हैदराबाद में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम व्यापार पर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसका मकसद पाम की खेती और उसके तेल की पैदावार बढ़ाने के लिए जागरूकता फैलाना है। मुझे प्रसन्नता है कि भारत सरकार के इस कार्यक्रम को राज्य सरकार और उनकी पूरी टीम ने मिलकर बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से आयोजित किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इसके परिणाम स्वरूप निश्चित रूप से जो निष्कर्ष आएंगे वो ऑयल पाम मिशन को बढ़ाने में बहुत ही सहायक होंगे। इसके लिए मैं सोमेश कुमार जी की टीम और सुभाष ठाकुर जी की टीम को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारी जो खाद्य तेल की व्यवस्था है और उसका उपयोग है उसमें 56% ऑयल पाम का हिस्सा है। मैं समझता हूं ये बड़ा हिस्सा है और पाम ऑयल के लिए हमको इंपोर्ट पर निर्भर करना ही पड़ता है। मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, उस पर हमारी निर्भरता रहती ही है। यदि पाम ऑयल पर काम हुआ और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज लगभग 3 लाख हेक्टेयर में पाम ऑयल का उत्पादन हो रहा है। लेकिन देश में ICAR की स्टडी के अनुसार 28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है जहां ऑयल पाम का उत्पादन तेजी के साथ किया जा सकता है। इसमें 9 लाख हेक्टेयर एरिया नॉर्थ ईस्ट का है। इसलिए ऑयल पाम मिशन के अंतर्गत नॉर्थ ईस्ट पर भी प्राथमिकता के साथ फोकस किया गया है और हमने कार्यक्रम बनने के बाद सबसे पहली कॉन्फ्रेंस नॉर्थ ईस्ट के साथ गुवाहाटी में की थी। उसमें किसान भी थे, इंडस्ट्री भी थी। किसान को भी आश्वस्ति दी गई, इंडस्ट्री को भी आश्वस्ति दी गई। सबने अपने अपने विचार रखे और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जितनी क्वेरीज गुवाहाटी सम्मेलन में आई थी मंत्रालय के द्वारा उनका समाधान कर दिया गया है। एक आध दो चीजें रह गई हैं जो बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएंगी और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि उस समिट में नॉर्थ ईस्ट में 2-3 नई इंडस्ट्री ऑयल पाम आधारित लगे। इसका MOU भी हुआ, उनके स्थान इत्यादि की व्यवस्था जल्दी की जा रही है और इंडस्ट्री वहां आएगी तो
नॉर्थ ईस्ट की तस्वीर भी बदलेगी और तकदीर बदलने का भी काम होगा। लेकिन ऑयल पाम मिशन की दृष्टि से संसाधन की कोई भी कमी भारत सरकार के ओर से नहीं आने दी जाएगी, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। भारत सरकार पूरे 28 लाख हेक्टेयर में ऑयल पाम की खेती हो, किसान के घर में समृद्धि हो, खाद्य तेलों की दृष्टि से हमारा आयात पर निर्भरता समाप्त हो, इस दिशा में बहुत ही गंभीर है और उस गंभीरता के साथ हम आपके साथ कदम से कदम मिलाएंगे, कंधे से कंधा मिलाएंगे और पूरी ताकत से राज्य की पीठ पर भारत सरकार मदद करने के लिए खड़ी रहेगी, ऐसा मैं इस अवसर पर आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। हमारे देश में कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है और इससे निजात पाने के लिए ही बता दें आपको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चलाया जा रहा है और हाल ही में एकीकृत तिलहन और पाम ऑयल मिशन को इसमें शामिल किया गया है। क्या कुछ खास गतिविधियां हो रही हैं, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट के जरिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य देश के नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना है। पोषण युक्त आहार में खाद्य तेल भी शामिल है। देश में सालाना प्रति व्यक्ति 19 किलो खाद्य तेल का सेवन होता है। इसी आधार पर भारत में हर साल 2,54,00,000 टन खाद्य तेल की खपत होती है, लेकिन हम अपनी जरूरत के महज 40% तेल का ही उत्पादन कर पा रहे हैं। बाकी 60% यानी 150 लाख टन तेल हमें दूसरे देशों से आयात करना पड़ रहा है। इस आयात में भी 60% यानी 90 लाख टन पाम ऑयल है। भारत में वनस्पति तेल के लिए 9 तिलहनी फसलें हैं। इनमें सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, बिनौला, नारियल और पाम ऑयल के नाम लिए जा सकते हैं। खाद्य तेल का आयात घटाने के लिए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम ऑयल मिशन को मंजूरी दी है। 11,040 करोड़ की ये योजना मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए है। योजना का उद्देश्य पाम का रकबा 10 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना है। 2026 तक 6.5 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। अगर इस समय की बात करें तो सिर्फ 3,70,000 हेक्टेयर पर ही पाम के पेड़ लगे हैं। सरकार को उम्मीद है कि 2026 तक कच्चे पाम ऑयल की पैदावार 11,20,000 टन और 2030 तक 28 लाख टन तक पहुंच जाएगी। वैसे कोशिशें रंग ला भी रही हैं। 2014-15 में जहां 2,75,00,000 टन तिलहनी फसलों का उत्पादन हुआ था, वहीं 2020-21 में ये बढ़कर 3,65,00,000 से भी ऊपर जा पहुंचा। आयात कम करने के लिए हमें घरेलू स्तर पर खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाना होगा। पाम के पेड़ इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि दूसरी तिलहनी फसलों के मुकाबले प्रति हेक्टेयर ताड़ के तेल का उत्पादन 10 से 46 गुना तक होता है। इसके अलावा 1 हेक्टेयर की फसल से लगभग 4 टन पाम ऑयल निकलता है। ताड़ की खेती के लिए सरकार ने सहायता में बढ़ोतरी की है। पहले प्रति हेक्टेयर 12,000 रुपए दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर अब 29,000 रुपए कर दिए गए हैं। पुराने बागों को चालू करने के लिए भी 250 रुपए प्रति पौधा विशेष सहायता दी जा रही है। पौधरोपण सामग्री की कमी को दूर करने के लिए बीज उत्पादन करने वाले बागों को सहायता दी जाएगी। इसके तहत भारत के दूसरे इलाकों में 15 हेक्टेयर के लिए 80 लाख रुपए, जबकि पूर्वोत्तर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स पर और शुरुआत करते हैं विज्ञान और किसान के साथ। हमारे देश में खेती किसानी में अब बदलाव आ रहा है। मशीनीकरण एक नया रूप ले रहा है। जी हां, पहले जहां हमारे किसान हाथों से हर कार्य करते थे, अब मशीनों का उपयोग करने लगे हैं। किस तरह से मशीनीकरण ने खेती के परिवेश में बदलाव लाया है, आइए जानते हैं। मशीनों ने खेती को आसान भी बनाया है और बेहतर भी। साथ ही इनसे उत्पादन और उत्पादकता दोनों में इजाफा हुआ है। ट्रैक्टर, थ्रेशर और अलग अलग फसलों की बुआई और कटाई के लिए यहाँ तक कि निराई गुड़ाई के लिए भी मशीनें मौजूद हैं। बहुत सी कंपनियां कृषि कामों के लिए ऑटोमेटिक रोबोट तैयार कर रही हैं,
ये मजदूरों के मुकाबले ज्यादा क्षमता वाले हैं और ज्यादा तेजी से काम करने में सक्षम भी। हमारे देश में करीब 86% किसान छोटे और सीमांत हैं। कम जमीन की वजह से कृषि मशीनें खरीदने की क्षमता इन किसानों में नहीं है। इसके अलावा बहुत से इलाके इतने दुर्गम हैं कि उन्हें मशीन उपलब्ध कराना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। छोटे किसानों, कम कृषि शक्ति की उपलब्धता वाले क्षेत्रों और दुर्गम इलाकों तक कृषि मशीनीकरण की पहुंच बढ़ाने के लिए साल 2014-15 में कृषि मशीनीकरण पर एक उप मिशन यानी SMAM शुरू किया गया। दरअसल मशीनीकरण भूमि, जल ऊर्जा संसाधनों, जनशक्ति और बीज, उर्वरक और कीटनाशकों जैसे इनपुट को उपयोग के अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मशीनीकरण के इस उप मिशन से उपलब्ध कृषि योग्य जमीन की उत्पादकता बढ़ाई जा सकेगी और गांव में रहने वाले नौजवानों के लिए कृषि को अधिक लाभदायक और आकर्षक व्यवसाय बनाया जा सकेगा। कृषि मशीनीकरण कृषि क्षेत्र के मजबूत विकास के लिए बहुत जरूरी है। SMAM योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 200 कृषि यंत्रों और उपकरणों के वितरण और 90 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी 290 कस्टम हायरिंग केंद्रों और गांव स्तर पर 290 कृषि मशीनरी बैंक की स्थापना हो रही है। उत्तराखंड में सब्सिडी पर 1685 मशीनों और उपकरणों का वितरण होना है और साथ ही 6 कस्टम हायरिंग केंद्रों के अलावा गांव स्तर पर 35 कृषि मशीनरी बैंकों की स्थापना हो रही है। पश्चिम बंगाल में 25 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की योजना है। इसी तरह आंध्र प्रदेश में 525 कस्टम हायरिंग केंद्रों और 34 उच्च तकनीकी केंद्रों की स्थापना हो रही है। तमिलनाडु, केरल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा में भी इसी तरह का काम हो रहा है। खेती में मजदूरों का मिलना कम होता जा रहा है और जो भी मजदूर काम कर रहे हैं उनकी मजदूरी निकालना किसानों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। खेती में मशीनीकरण बढ़ने की ये भी एक वजह है। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु PGS के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए
एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप सेगमेंट पर। हमारे किसान जब मंडियों में अपनी उपज को लेकर जाते हैं, अगर वो साफ सुथरी नजर आती है तो उसके दाम काफी अच्छे मिलते हैं। पहले ये हमारे किसान हाथों से करते थे, जिसे कहते हैं ओसाना। जी हाँ, अनाज को ओसाने का जो कार्य है वो पहले हाथों से किया जाता था, लेकिन अब इसमें मशीनों का इस्तेमाल किया जाने लगा है। बता दें आपको कि हिसार के हमारे एक सफल किसान है राजेंद्र पूनिया, जिन्होंने ओसाने की एक मशीन तैयार की है। किस तरह से ये लाभकारी साबित हो सकती है हमारे किसानों के लिए, आइए जानते हैं। ये कोई मामूली मशीन नहीं है। धान के किसानों के लिए इसे वरदान कहा जा सकता है। ये विनोइंग मशीन है और धान को ओसाने का काम करती है। ट्रैक्टर के साथ कपलिंग के जरिए चलने वाली ये मशीन 1 घंटे में 70 से 80 क्विंटल तक धान ओसा सकती है। हालांकि इस तरह की और भी कई मशीनें बाजार में हैं, लेकिन वो 25 क्विंटल तक ही ओसा पाती है। इस तरह ये मशीन मजदूरी की भी बचत करती है, डीजल की भी और समय की भी। बल्कि इससे धान ओसाना बहुत आसान है। घर की महिलाएं भी आराम से काम कर सकती हैं। आप देख ही रहे हैं कि ओसाने के बाद धान सीधे ट्रॉली में जा रहा है। इसे तैयार किया है इस शख्स ने। नाम है राजेंद्र पुनिया। इनका संबंध किसान परिवार से ही है और ये मशीन इन्होंने खुद तैयार की है, बगैर किसी मदद के। जब हम खेत में काम करते हैं, जो हमारी फसलें होती हैं, उनको कंबाइन से हार्वेस्टिंग से कटाई करने के बाद में या फिर लेबर से अनाज निकालने के बाद में जो हमारी फसल है उसमें काफ़ी कचरा रहता है और जो मंडियों में हम उसको लेके जाते हैं तो काफ़ी तरह का हमारा समय भी बर्बाद होता है और वहाँ पे हमारी फसल अच्छी सफाई ना होने के कारण हमें वाजिब या बढ़िया दाम नहीं मिल पाते। और मंडियों में वहाँ पे जो फैन लगते हैं उनको साफ़ करते हैं तो वहाँ पे हमारे इतनी फसल आती है और साइड में कचरा निकल के गिर जाता है, जो कि वहाँ पे हमारे अनाज को रखने में दिक्कत आती है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने हमारी ये जो विनोइंग मशीन है इसका निर्माण किया है। जैसे उसका फसल को खेत में लेके जाते हैं तो खेत से लेके जाने के बाद में मंडी में एक तो कचरा ज़्यादा आता है और प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा होता है और किसान को वाजिब दाम न मिलने के कारण काफ़ी परेशान होता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने जो मशीन का निर्माण किया है, इसमें एक तो लेबर की बचत है, 1 या 2 आदमी किसान अपने परिवार से ले सकता है और इसमें साइड में हमने जो एलिवेटर लगाया है उसके अंदर अनाज को डालना पड़ता है। इसकी कैपेसिटी 1 घंटे के अंदर 70 से 80 क्विंटल की है, जो कि पहले आम जो पावर फैन मार्केट में है लगभग 40 से 50 मन यानी 20 से 25 क्विंटल तक ही साफ़ कर पाते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने मशीन का जो निर्माण किया है वो बगैर किसी खर्चे के, बगैर किसी मेंटेनेंस के इस हिसाब से तैयार किया है ताकि फार्मर जो है पूरे फील्ड में किसी तरह कैसे चलाते रहे, उसको किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। मशीन तैयार हुई तो काफी लोगों को पसंद आई। फिर किसी ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से संपर्क करने की सलाह दी। वहाँ भी इंजीनियरों को पुनिया की ये मशीन बहुत पसंद आई। उन्होंने छोटे मोटे सुझाव दिए, जिसके बाद ये मशीन और भी बेहतर बन गई।
विश्वविद्यालय में कृषि व्यवसाय उष्मायन केंद्र है, जिसका काम कृषि नवाचारों को प्रोत्साहित करना है। उष्मायन केंद्र ने पुनिया की मशीन को भी प्रोत्साहित करने का फैसला किया। केंद्र की मदद से ही राजेंद्र पुनिया ने अपनी कंपनी रजिस्टर कराई, मशीन का पेटेंट कराया और मार्केटिंग का हुनर सीखा। यह एक आम रूरल एंटरप्रेन्योर है जो कि एक किसानी परिवार से मेल खाता है और इन्होंने विनोइंग मशीन डिज़ाइन की है और हमारे HAU के साइंटिस्ट ने और एबिक टीम ने इनका भरपूर सहयोग कर आज इनको एक नए मुकाम पर पहुंचाने की कोशिश की है, जिसकी बदौलत आज बाज़ार में ये 30 से ज़्यादा विनोइंग मशीन अपनी बेच चुके हैं और इनकी कंपनी का टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा का हो चुका है। सरकारी मदद के बाद अब राजेंद्र पुनिया ज्यादा मशीनों का निर्माण कर पा रहे हैं। अब तक 30 के करीब विनोइंग मशीनें बनाकर बेच चुके हैं और इनकी कंपनी का सालाना टर्नओवर 50 लाख से भी ऊपर है। इस मशीन में 2 एलिवेटर लगे हैं और 360 डिग्री पर घूमने वाली छलनी भी। अगर आपके अंदर भी कोई हुनर है तो उसे छुपाकर बिल्कुल भी मत रखिए। आगे बढ़िए, सरकार आपकी हर तरह से मदद के लिए तैयार है। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारे किसान खेतों तक ही सीमित ना रहें बल्कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और भी ज्यादा उन्नत हो सकें, इसके लिए कई तरह की मोबाइल ऐप्स विकसित की गई हैं। उन्हीं में से एक मोबाइल ऐप के बारे में आज हम आपको बताएंगे। नजर डालते हैं आज की हमारी मोबाइल ऐप पर। किसानों को उन्नत कृषि यंत्र ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा फार्म्स ऐप यानी फार्म मशीनरी सॉल्यूशन एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इस ऐप का उद्देश्य किसानों को उन्नत कृषि यंत्रों की ऑनलाइन खरीद किफायती दरों पर सुनिश्चित कराना है। फार्म्स ऐप के माध्यम से किसान ट्रैक्टर, टिलर और रोटावेटर जैसी मशीनें किराए पर लेकर आसानी से खेती किसानी के काम कर सकते हैं। इस मोबाइल ऐप पर कृषि यंत्रों की पूरी जानकारी, मशीनों का किराया, मशीनों का दाम और मशीनों का प्रयोग करने की विधि भी बताई गई है। किसान भाई गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कृषि मशीनरियों की तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। मशीन खरीदने या किराए पर लेने के लिए किसान यूजर श्रेणी में पंजीकरण करें और मशीन किराए पर देने के लिए सर्विस प्रोवाइडर पर पंजीकरण अनिवार्य है। देश भर के किसानों को जोड़ने के लिए फार्म्स ऐप पर 12 भाषाओं में जानकारी उपलब्ध है। जिले के समस्त कस्टम हायरिंग हितग्राही एवं हाईटेक कस्टम हायरिंग हितग्राही और कृषि उद्यम से जुड़े किसान इस ऐप से लाभ ले सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। हम उम्मीद करते हैं हमारे कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए लाभकारी साबित होंगी। आप पुनः ये कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो आप टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और आप देख सकते हैं हमारा ये कार्यक्रम और खेती किसानी से जुड़ी अहम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, ईमेल कीजिए हमें। हमारी ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। साथ ही आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।